हेलो दोस्तों, आप सबका स्टडी विद अनु में स्वागत है। तो आज से मैं एनसीईआरटी शुरू कर रही हूँ और आपको जैसा कि पता है कि मैं जीआईसी आपके के भी प्रवक्ता की भी नोटिफिकेशन मतलब ऐसा न्यूज़पेपर में हमारे है ना हमको न्यूज़ मिल रही है कि प्रवक्ता की भी हमारी भर्ती आने वाली है और एलटी ग्रेड की तो अभी आने ही वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी से स्टार्ट करूँगी, तो पहले मैं एनसीईआरटी से शुरू कर रही हूँ। तो सोशल स्टडीज़ से शुरू कर रही हूँ, यानी सामाजिक विज्ञान से। तो हिंदी मीडियम की ये बुक है हमारी एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। तो इससे आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी में अब बुक जो है वो अलग अलग नहीं रही, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी की और आपकी इकनॉमिक्स और पॉलिटी की सारी आपकी कंबाइंड एक बुक हो गई है, जिसका आप कवर पेज थंबनेल पे देख सकते हैं। और इसका अब नाम हो गया है भारत और उसके आगे। ठीक है ना, ये समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, ये आपकी 2024-25 की लेटेस्ट बुक है एनसीईआरटी की कक्षा 6 के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो आज की आपकी ये पहली क्लास है, तो हम देखते हैं इसमें। वैसे मैं बता दूँ आपके कि टोटल इसमें 14 चैप्टर है। 14 यानी कि अगर हम एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ेंगे तो क्लास 6 की बुक हम 14 दिनों में फ़िनिश कर लेंगे। अगर लेसन यानी कि चैप्टर छोटे हुए तो मैं एक दिन में 2 चैप्टर करा दूँगी, तो भी हमारे 10 से 14 दिन के बीच में ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। तो शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो आपको ये एनसीईआरटी कराई जा रही है और भी जो सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं, करंट अफेयर कराया जा रहा है, वो सब आपको ईज़िली प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़िए, तो साथ साथ पढ़ेंगे, समझ आएगा। जो भी क्वेश्चंस है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो आज से मैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक शुरू कर रही हूँ और ये बहुत एक अच्छा हो गया है कि पूरी ये बुक जो है ना कंबाइन कर दी है एनसीईआरटी ने अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक देखिए, आप देख सकते हो, ये आप लोगो देख सकते हो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का एनसीईआरटी का। ठीक है, ये देखिए 2025-26 की रीप्रिंट हुई है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए, ये अभी आपकी लेटेस्ट ही है। ठीक है, तो अब ये बुक चल रही है इस साल से। तो स्टार्ट करते हैं। एक ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के लिए एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की अनुशंसा करती है जो प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय प्रयास और ज्ञान की भारतीय परंपरा और सभ्यता की उपलब्धियों पर आधारित है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, राष्ट्रीय पारिचर्या की रूपरेखा 2023 में सभी जो नीति है उसके हिसाब से इसको सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है, सभी विषयों की पाठ्यचर्या को। ठीक है, तो ये 6 से 8 तक है। तो 3 वर्षों का ये मध्य स्तर जो कक्षा 6 से 8 तक है, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक सेतु के रूप में काम करता है। ठीक है, ये बात इसमें दी गई है। तो आप देख सकते हो कि इसको पूरा चेंज कर दिया गया। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, लेटेस्ट है 2024 को, ये आपका रीप्रिंट है 25-26 का। ठीक है, ये प्रिय विद्यार्थियों के लिए पत्र है, नाम पत्र। तो विषय के बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। इसमें 5 मुख्य विषयों का चयन है। विषय सूची में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, एक विषय में सम्मिलित करने में सक्षम हुए हैं और ऐसा करने में इमेजिंग नहीं करता। ठीक है, तो ये जो है इसको एक पूरी बुक कर दी गई है। तो बहुत सारी बुक्स इसमें चेंज हो चुकी हैं अब पूरा। तो ये देखिए, इस पुस्तक के साथ आपकी यात्रा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, यहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कोट दिया हुआ है कि हे ईश्वर, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूँ। ये कथन है रवीन्द्रनाथ टैगोर का।
विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और ये उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का ये भाव भारत को उसके स्वभाव और सर्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। श्री अरविंद जी का ये कथन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्दावली देखने को मिलती है, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि भूविज्ञानी, तो भूविज्ञानी का मतलब होता है पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों, जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों और पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं ये। ठीक है, जीवाश्म विज्ञानी, तो जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं और मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं जीवाश्म विज्ञानी। मानव विज्ञानी मानव समाजों और संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जीवाश्म दिया हुआ है, तो जीवाश्म का मतलब है जीव जंतुओं के पदचिन्हों, पौधों के अवशेष चिन्हों जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं पुरातत्व विज्ञानी की, तो पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों और पशुओं के द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे कि उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियाँ, खिलौने, हड्डियाँ, पशुओं और मानवों के दांत, जले हुए अनाज, घरों और ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए जानते हैं समाज को क्या कहते हैं। तो जहाँ लोग अपने नेता का चयन करते हैं, आपके विचार से लोग की ऐसी स्थिति में कैसे लाभ होता है यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए हैं। तो ये देखो एक छोटा सा चीज़ दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बस इसका वार्म अप सा मैं क्लास दे रही हूँ आपको। हमारे अनेक संस्थानों के आदर्श वाक्य हमारे प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से प्रेरित हैं। भारत सरकार का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। देखिए कभी कभी कोट आ जाता है एग्ज़ाम में, सत्य की ही विजय होती है। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है, तो यतो धर्मोत्सो जया, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया है। भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 अनिवार्य शर्तों, कुछ अपवादों और युक्ति युक्त निर्बंधन के अधीन द्वारा प्रदत्त क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार आपको पता ही है, हमारे 6 मूल अधिकार है। समता का अधिकार, जिसमें विधि के समक्ष और विधियों के समान संरक्षण है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का स्वतंत्रता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति विषयक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रिट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने का उपचार। ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब है यहाँ पे भारत के संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए हैं भाग 4 क में। ठीक है, तो अनुच्छेद
51 क में। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा या प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति की उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये हो गए 11 राष्ट्रीय कार्यक्रम। अब इसके अंदर इसका दिया हुआ है विषय सूची। विषय सूची में परिचय है सामाजिक विज्ञान क्यों, विषय का में भारत और विश्व, भूभाग और उनके निवासी, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, महासागर और महाद्वीप, स्थल, रूप और जीवन। उसके बाद अतीत के चित्रपट जिसमें इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत, भारत अर्थात इंडिया और भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। विषय ग में हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं देखेंगे, भारत की सांस्कृतिक जड़ें, विविधता में एकता या एक में अनेक, ये देखेंगे। तो ये चैप्टर हो गया। 9 आप में विषय घ में शासन और लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम परिवार और समुदाय देखेंगे, आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन, आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार और हमारे आसपास का आर्थिक जीवन है विषय ड में। इसमें हम 13 में कार्य का महत्व देखेंगे और 14 में हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियाँ। उसके बाद एक आपका अलग से शब्दावली दिया गया है और बाह्य स्रोतों से चित्र और मानचित्र दिए गए। तो ये आपके टोटल 14 के आसपास ये पूरे जो है ना चैप्टर दिए गए हैं। तो बस इतने ही दिन लगेंगे। तो आज हम पहला चैप्टर इसका देखने वाले हैं। विषय का के अंतर्गत भारत और विश्व, भूभाग और उनके निवासी के अंतर्गत पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं आज हम लोग। इसको कंप्लीट करने के बाद ही हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम परिचय सामाजिक विज्ञान को। तो पहले सामाजिक विज्ञान को इसका परिचय क्यों, इसका परिचय ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर लेती हूँ हल्का सा। तो सामाजिक विज्ञान भाई क्यों, इसके बारे में चर्चा ये है कि भाई इसलिए विषय का में हम पढ़ेंगे भारत एवं विश्व, भूभाग और उनके निवासी, जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति पढ़ेंगे, महासागर, महाद्वीप पढ़ेंगे, स्थल, रूप और जीवन पढ़ेंगे। तो पहले हम भूगोल ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद खा में हम इतिहास पढ़ेंगे, अतीत के चित्रपट जिसमें इतिहास की समय रेखा, उसके स्रोत है, भारत अर्थात इंडिया है, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ है। ठीक है, ये अभी हमने देखा। उसके बाद हम विषय ग में हमारी संस्कृति, विरासत और ज्ञान परंपराओं में भारत की सांस्कृतिक जड़ें, विविधता में एकता, अनेकता, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने जो देखा है चैप्टर वाइज वही दिया हुआ है पूरा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए कितनी बढ़िया सी ये एक आपको चित्र मिल रहा है। इसमें पहाड़ है, नदी है, छोटा सा घर बना हुआ है, सड़क है, पेड़ पौधे हैं। तो ऊपर दिए गए चित्र को देखिए, आपने क्या देखा। तो झील में पानी कहाँ से आ रहा है, ये देखिए। सड़क का निर्माण किसने और क्यों किया। इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे, उनका क्या इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य है। अपने उत्तरों को लिखिए और अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। तो ये बहुत अच्छे से इसमें पूरा दिया हुआ है ताकि बच्चे खुद सोचें, खुद अपने आप से चीज़ों को करने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में जानते हैं।
तो हम 21वीं शताब्दी में हैं। यदि आप इसे नहीं समझ सके हैं तो जल्द ही इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बात से सभी सहमत हैं कि ये समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए। दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है एवं हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। और ये देखिए चित्र, एक इतना डेवलपमेंट दिख रहा है, ठीक है। विश्व भर में अधिकाधिक लोग ये सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें। हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के साथ जीवन जीना सीखे। हम किस प्रकार इस सुंदर ग्रह पृथ्वी, जिसे हम सभी साझा करते हैं, की रक्षा न केवल अपने लिए अपितु इस पर रहने वाली सभी प्रजातियों के लिए करें। ये मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं हैं। ये सरल हो भी नहीं सकते क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विश्व की ओर, विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिकी या रासायनिक विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। ये विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। आप इस पाठ्यपुस्तक में कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को क्षीण कर देता है। सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे, ये बच्चों को बताया जा रहा है। माध्यमिक स्तर पर हमने इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया है, इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया है। तो देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसमें भी हमें पता होना चाहिए। तो विषय का में भारत एवं विश्व भूभाग और उनके निवासी हैं। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें, हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। ये विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में ये विषय मानचित्रों से इतर भी चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं, जैसे कि समुद्र है, पर्वत है, नदियां हैं, ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। भारत के संदर्भ में ये विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति ने इसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान प्रदान की है। विषय ख, अतीत के चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिज़ाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप ये सोच रहे हो कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए, तो वास्तव में यही वर्तमान के समझने की कुंजी है और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते लिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है जो हमें ये समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत अभी हमारे साथ है। चूँकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है, अपितु यह लोगों, सरकारों और शासकों के द्वारा की गई गलतियों एवं उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। अब विषय गा में हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपरा। प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। ये सत्य भी है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं, भारतीय इतिहास में ये किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे। ये कुछ प्रश्न हैं जिनका अन्वेषण इस विषय में किया गया है। इनका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे एवं उसके मूल्यों की प्रशंसा करे। शासन और लोकतंत्र। प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली
की समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं और घटक क्या हैं? शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? उनके अधिकार क्या हैं? उनके कर्तव्य और धर्म क्या हैं? क्या अन्य देशों में अलग प्रणाली अपनाई जाती है? यदि हाँ, तो वह कौन सी हैं? विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं? इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और ये समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय और राष्ट्रीय नीतियों पर अपना व्यक्तित्व प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। ठीक है। अब हमारे आसपास का आर्थिक जीवन में हम क्या क्या देखेंगे, तो कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे कि प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता, द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा वास्तव में क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, प्राकृतिक और मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है, ये विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं, ये ठीक उसी प्रकार के हैं जैसा इन्हें होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय में संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तब हम सही उत्तरों की खोज भी कर सकते हैं। तो इस पुस्तक में प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से ही की गई है। ठीक है। तो भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल, कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है, जैसा जानबूझकर किया गया है। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं, ऐसा इस बुक में पूरा दिया गया है। तो मतलब हम इसमें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी लेंगे, तो हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों के लिए यूज़फुल है तो ये बेस बनाने के लिए बहुत अच्छी है ये बुक। ठीक है। एनसीईआरटी इसीलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि हमें बेस बनाना है। ठीक है। तो अब हम जो है ना इसका पहला चैप्टर देखने वाले हैं, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। तो ये आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो अब हम कल से इसकी प्रॉपर ये यहाँ से अध्याय 1 से हम शुरुआत करेंगे और फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज मैंने बस एक परिचय दिया इस बुक का। बुक का अच्छी है एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी हमें हर एग्ज़ाम के लिए पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये आपकी एलटी ग्रेड के लिए भी यूज़फुल है, आपके पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल है, आपके आरओ के एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल है, आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए जो पीटी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी यूज़फुल है, एलटी ग्रेड के लिए, जीआरसी प्रवक्ता के लिए, सब के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। जीएस का इसमें काफ़ी कवर हो जाएगा। तो हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा बेस क्लियर हो जाता है। तो जिनका भी बेस क्लियर नहीं है वो इसे देख सकते हैं। और इसमें चूँकि एकदम नए ढंग से ये अभी लेटेस्ट पब्लिक हुई है तो इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड भी करी गई हैं, तो अब हमें नई बुक को ना अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कल से हम अच्छे से प्रॉपर। तो आज मैंने आपको एक सामान्य परिचय दे दिया है, इसमें काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा। और मैंने जैसा कि कहा कि 14-15 डेज़ में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है हम और जल्दी कंप्लीट कर लें, तो ये चैप्टर पर डिपेंड करेगा कौन सा चैप्टर कितना बड़ा है। इसके बाद मैं इसके पीवाईक्यूज़ वगैरह भी करा दूँगी आपको, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे दिए होते हैं तो उसमें कैसे ये दिया हुआ है, इस लेसन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं लेसन वाइज वो भी हम कर लेंगे, तो उससे हमारा थोड़ा। और आप चाहें तो इसके नोट्स भी बनाते चलिए, मैं इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको बताते हुए चलती जाऊँगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल, और अपनी कल के चैप्टर को हम इसको कंप्लीट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो कल से हम एनसीईआरटी पूरी तरह से स्टार्ट करें। स्टार्ट तो आज ही से कर दी है, लेकिन कल से हम पूरा प्रॉपर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है। किसके साथ कनेक्टेड रहना है? स्टडी विद एनु के साथ। शेयर ज़रूर किया करिए, शेयर करेंगे तो आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी। ठीक है। तो स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अब आ रहे और के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए मैंने अब ये पेट के लिए, एलटी ग्रेड के लिए और आपके जीआईसी के लिए स्टार्ट करा दिया है। तो ये आपका जीएस पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट है आपका अगर एसएसटी तो उसमें भी आपका ये कवर होगा।
ठीक है, धन्यवाद।